हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। यह चीज़ हम लोगों ने देखा था। उसके कंपोनेंट में देखा था। एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है बच्चा? कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल में करंट के डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स करता है ना, ताकि वो जो कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वो घूम सके। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज शुरू स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके स्कूल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है। आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो बहुत चीज़ें बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताऊँ कि कैसे सोचा गया इस चीज़ को, तो अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि अगर करंट है तो वहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड है ना। हमने देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट करंट करें, कंडक्टर है आई, तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वेक्टर बी। ऐसे ही अगर कोई सपोज सर्कुलर करंट करें, लूप है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोलेनॉइड पढ़ा था कि अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो भी क्या जनरेट हो जाता है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। ये सोलेनॉइड में हम लोगों ने पढ़ा था, आई है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, और वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोगों ने अभी तक, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो अभी तक क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जब भी करंट करें कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जब भी किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है? चलो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, वो रिवर्स वे में सोचे कि अच्छा, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो पाएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है? करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है ना? क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा? है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, है ना। कुछ साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना कि वो सिरफिरे होते हैं बिल्कुल सिरफिरे होते हैं, बिल्कुल उल्टा। आप देखोगे ना उनको तो समझोगे क्या पागल आदमी है यार, बिल्कुल ही पागल है पूरा, है ना। कुछ भी कभी भी कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन उनके हर चीज़ के करने के पीछे लॉजिक होता है, वो सोचते हैं ऐसा, है ना। तो सेम तरीके से फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? ये उन्होंने सोचा उल्टा, है ना। नाम दो ही लोगों का होता है, या तो बहुत अच्छा काम कर जाओ या तो बदनाम हो जाओ, है ना। एक गाना नहीं सुना तुम लोगों ने? गाना क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। गाना था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बाद में बता दूँ, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना। दो ही तरीके से नाम होता है, या तो इतना अच्छा काम कर दो कि खुद ही आपको लोग जानने लगे, या तो इतना बुरा काम करो, इतने बदनाम हो जाओ कि सोसाइटी में आपका नाम फैल जाए, है ना। नाम होना उसे भी कहते हैं। अब चूज आपको करना है कि आपको क्या करना है, बदनाम होकर नाम कमाना है या इज्जतदार तरीके से नाम कमाना है ना। तो चलो खैर, उससे बातों को छोड़ते हैं। फैराडे ने ऐसे सोचा उल्टा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, मतलब जहां करंट है, फ्लो कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने उल्टा सोचा फैराडे कि अच्छा, करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट ला सकता हूं? वाह भाई। अब उस टाइम पे आप सोचो कि जब ये नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है ना, तब उस टाइम पे जब फैराडे ने सोचा तो उनको लोग पागल समझ लिए। कैसे, देखते हैं। तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, पता लगाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था मैं समझाता हूँ। ओके,
चलो सबसे पहले आप अच्छे से सुनते हुए चलोगे, बड़े मज़ेदार कहानी है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले आप समझेंगे, फिर मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा अच्छे से, परेशान नहीं होना है, अच्छे से कहानी को समझेंगे, ठीक है। चलो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया उन्होंने, ऐसे है ना। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है तुम लोगों को पता होगा, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है हम सभी को पता है, क्या काम करता है, करंट मेजर करता है। अच्छा सर, तो अगर करंट मेजर करता है तो अमीटर भी तो करंट मेजर करता है, अमीटर क्यों नहीं लगाया आप, अंतर क्या है अमीटर और गैल्वेनोमीटर में। तो अमीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है ना। यानी कि अगर बहुत छोटा सा करंट हो, मैग्नीट्यूड करंट का बहुत छोटा हो, तो अमीटर शायद उसको मिस कर दे, तो गैल्वेनोमीटर उसको भी मेजर कर लेता है। तो जहाँ कहीं पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना होता है, वहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, है ना। अगर सपोज 0.001 एम्पियर भी करंट फ्लो कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर अगर सेंसिटिव है तो उसको भी मेजर कर लेगा, लेकिन अमीटर हो सकता है ना मेजर कर पाए, है ना। तो ये था इनका सेटअप। ये इन्होंने एक कंडक्टर ले लिया, अब कॉइल ले लिया, जो भी बोलना। अब अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। अच्छा, फैराडे ने सोचा क्या था कि हमको मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो लाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए उनके पास बहुत ही बढ़िया हथियार था, बाहर मैग्नेट। सिंपली ला के यहाँ रख दिया, सिंपली ऐसे ला के यहाँ पे रख दिया, नॉर्थ पोल साइड, है ना। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, ऐसे नॉर्थ पोल में जाके वो इंटर कर रहे होंगे, है ना। सॉरी, साउथ पोल में जाके वो इंटर कर रहे होंगे, ऐसे आके क्लोज लूप बनाते हुए। आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट अगेन, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब वो रख के ऐसे देखने लगे कि डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। मैग्नेट ला के रख दिया ऐसे, सिंपल ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने लगे। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हुए भाई। ऐसे एक दिन तक, 1 घंटे तक देखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 2 घंटे तक देखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 3 घंटे तक देखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना। क्या है, वो सोचने की साला क्या दिक्कत है, हो क्यों नहीं रहा है। तो वो 1 दिन तक देखे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक देखे, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 1 साल तक देखे, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। शादी कर लिया, शादी करने के बाद देखा, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। बीवी का चेहरा दिखाया, उन्होंने सोचा कि शायद मेरा चेहरा देख के ये पागल हो गया हो इतने सालों से। तो बीवी का चेहरा दिखाया उन्होंने, अपनी वाइफ का, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 1-2 बच्चे हो गए, फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए वो, बोले कि साला इतने दिन से मैं आज 4-5 सालों से इसको देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बट कोनो डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा आ गई, है ना। और जैसे गुस्सा आई, उन्होंने पूरा सिस्टम उठा कर फेंक दिया। उन्होंने ऐसे हिलाया, ऐसे फेंका, है ना। और मज़ेदार बात अब क्या हुई कि जैसे उन्होंने फेंका, तुरंत डिफ्लेक्शन हो गया। वाह भाई वाह, इज टू मच सरप्राइज्ड, टू मच सरप्राइज, ओके। काफ़ी ज़्यादा वो सरप्राइज हो गई कि साला 5-6 साल से इसको रख के आराम से देख रहे हैं, कौनो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जैसे हमने फेंका तुरंत डिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या बात हुई भाई, अपसेट हो गए वो, है ना। तो अब क्या करने लगे वो, फिर ला के रखते, फिर फेंकते, डिफ्लेक्शन हो जाता। ऐसे स्टडी में रख देते तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं होता, है ना। तो उन्होंने फेंकने से सोचा कि जब मैं फेंक रहा हूँ तो कहीं ऐसा मोशन हो रहा है दोनों में, तो कहीं मोशन की वजह से तो नहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे चलाने लगे, मैग्नेट को आगे पीछे से चलाने लगे। तो क्या करते, जब मैग्नेट आगे लेके आते तब भी डिफ्लेक्शन होता, जब मैग्नेट पीछे लेके जाते तब भी डिफ्लेक्शन होता, है ना। और जब मैग्नेट को ऐसे रख देते तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता।
मैग्नेट को आगे लेके आते तब डिफ्लेक्शन, मैग्नेट को पीछे लेके जाते तब डिफ्लेक्शन, और मैग्नेट को ऐसे रख देते तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं। तो उन्होंने एक चीज से देखा कि मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएंगे, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट। एक पॉइंट उन्होंने नोट किया कि जब मैग्नेट मूव कर रहा है तब ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैग्नेट जब स्टेडी हो जा रहा है तब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। भाई ये तो एक पहेली आ गई उनके सामने, अब उसको सॉल्व करना था उनको, है ना, क्योंकि भाई ये तो ऑब्जर्वेशन था ना उनका, रीजन क्या था वो तो बाद में पता चलेगा ना जब सोचना शुरू करेंगे उस पर। तो अब क्या किया उन्होंने, अब मैग्नेट को ऐसे फिक्स कर दिया, इस कॉइल को आगे पीछे करने लगे। तो जब कॉइल को पीछे ले आते तब भी डिफ्लेक्शन होता, कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाते तब भी डिफ्लेक्शन होता, मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स था, कॉइल को मूव करा रहे हैं, है ना। तो कॉइल को आगे ले गए मैग्नेट की तरफ तब भी डिफ्लेक्शन शो किया इस गैल्वेनोमीटर ने, इस कॉइल को पीछे लेके आए तब भी इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा कॉइल में चाहे मूवमेंट हो चाहे मैग्नेट में मूवमेंट हो तो भी प्रोड्यूस हो रहा है करंट, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो एक पॉइंट उन्होंने और नोट किया, है ना, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड, यहाँ पे अभी नोट नहीं करेंगे, सब समझते चलेंगे। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड, मैं एक एक करके पॉइंट नोट्स बनवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे देखा कि मूवमेंट ऑफ कॉइल, मूवमेंट ऑफ कॉइल ऑल्सो लीड्स टू डिफ्लेक्शन, ऑल्सो लीड्स टू डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर, है ना। मूवमेंट इन कॉइल ऑल्सो लीड्स द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ये चीज भी उन्होंने नोट किया। अब क्या हुआ, कहे कि अच्छा भैया मैग्नेट को मूव कराया तब डिफ्लेक्शन हुआ, कॉइल को मूव कराया तब भी डिफ्लेक्शन हुआ, और दोनों को सिंपली ऐसे रख दिया तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो करंट नहीं फ्लो कर रही है ना। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा दोनों के मूव करा के देख लेते हैं। तो जब दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव कराए तब कोनो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मतलब मान लेते हैं ये कॉइल था, ये मैग्नेट था, दोनों को जब एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करा रहे हैं सेम वेलोसिटी से तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। सेम तरीके से दोनों को जब इधर लेके जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, अगर मैग्नेट को तेज चला रहे हैं, इसको धीरे चला रहे हैं तब डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन जरूर। उन्होंने एक इन दोनों स्टेटमेंट को एक वर्ड में उन्होंने कंक्लूड कर दिया। इन दो स्टेटमेंट को जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको उन्होंने एक वर्ड में कंक्लूड कर दिया, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल leads the deflection in galvanometer, deflection in galvanometer, ओके। मतलब मोशन ही नहीं, रिलेटिव मोशन, यानी कि जब दोनों में रिलेटिव मोशन होगा तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है ना। ये था उनका ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अब उन्होंने तो खोज लिया कि हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट बना सकते हैं। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने कंक्लूड कर लिया, खोज लिया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना सकते हैं। बट बनाएंगे कैसे? ये तो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट था ना, पता लगाने के लिए ना कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। हाँ बना सकते हैं, पता लगा लिया, अब बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे कैसे ये चीज़ पता लगाने के लिए सबसे पहले रीजन पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रीजन पता होना चाहिए कि भैया प्रोड्यूस क्यों हो रहा है करंट। जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तभी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन नहीं हो तब क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज़ पता लगाना, रीजन जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप कैसे कोई चीज़ बना सकते हो। सिंपल सी बात है, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, चलो ठीक है, खराब मार्क्स आते हैं, तो जब तक आपको रीजन नहीं पता चलेगा कि मेरे मार्क्स खराब क्यों हुआ तब तक आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, है ना, उसको टैकल कैसे करोगे। तो सेम उसी तरीके से ये तो पता चल गया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है ना, बट कैसे? तो कैसे बनाने के लिए हाउ जो क्वेश्चन है वहां पे, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाई, रीजन पता होना चाहिए कि जब दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा तब करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसको समझने के लिए फैराडे ने
एक नई क्वांटिटी डिफाइन की, फ्लक्स। क्या डिफाइन की? फ्लक्स। ओके, तो अभी इस एक्सपेरिमेंट का आप अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो। हम लोग अभी क्या समझ गए कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है ना, यानी कि दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा लोग, कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। ये चीज़ें प्रूफ हो गई। ओके, अब आते हैं कि रीजन कैसे इन्होंने डिफाइन किया, कि कैसे क्यों हो रहा है ये, कि जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ही क्यों करंट इंड्यूस हो रहा है। इसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या डिफाइन किया? फ्लक्स। क्या डिफाइन किया? फ्लक्स। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालें, क्या क्या हेडिंग डालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मिटा देता हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वांटिटी उन्होंने डिफाइन किया, क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ओके, इसका यूनिट होता है क्या? यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूनिट होता है वेबर। वेबर, इसका यूनिट होता है वेबर। ओके, WB से भी डिनोट करते हैं इसको, WB। ओके, वेबर यूनिट क्या होता है इसका? वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद ए कॉइल। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस number of magnetic field lines linked with a surface area या कॉइल, जो भी बोले, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया, इसका मान लेते हैं A। ओके, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स। आपको इसके फ्लक्स के बारे में पढ़ना नहीं है अभी, है ना, वो आप 12th में पढ़ोगे, फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स फाई को हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर V डॉट वेक्टर A, या फ्लक्स फाई जो होता है B A कॉस थीटा, जहां पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, A क्या है? एरिया, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, पता ना सभी को, खैर। ओके, तो फ्लक्स, जैसे सिंपल बोलूं कि मान लो बाहर बारिश हो रहा है, फ्लक्स सिंपल एक नेचुरल क्वांटिटी है, बिल्कुल आप किसी भी चीज का फ्लक्स डिफाइन कर सकते हो। रेन फ्लक्स, एयर फ्लक्स, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसे सिंपल को, बाहर बारिश हो रही है ना, आप एक थाली लेके बाहर जाओ जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, बाहर ऐसे रख दो ले जाके, तो उसमें कुछ वाटर कलेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कुछ रेन ड्रॉप्स आके उस एरिया पे फॉल करेंगी, सो दैट विल बी द रेन फ्लक्स ऑफ दैट थाली। ओके, उसको क्या कहते हैं? रेन फ्लक्स। तो सेम तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? B डॉट। ओके, जहाँ पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है? एरिया। ये चीज़ था फ्लक्स, उन्होंने डिफाइन किया इस चीज़ को, है ना। अब ध्यान से देखें, फ्लक्स अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो एरिया चेंज कर दो, या तो थीटा चेंज कर दो। तीनों में से कोई एक चीज़ चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना।
क्लियर है सभी को? जैसे वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, या तो मैग्नेट्यूड चेंज कर दें या तो इस डायरेक्शन चेंज कर दें। तो सेम तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज करना है तो या तो हम लोग क्या चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या तो एरिया चेंज कर दें, या तो दोनों के बीच एंगल कंटिन्यूसली चेंज करते रहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। ओके, इतना आप नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो नोट कर लिया। चलो अब आते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट राइट डाउन फैराडेज। अब नोट्स बनाना शुरू करें। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओके, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अभी लॉ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, रीजन पता लगाएंगे, फिर ना लॉ देंगे, पहले लॉ थोड़ा आ जाता है। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या क्या था उनका, सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसके लिए क्या क्या था उन्होंने, एक कॉइल लिया था, है ना, हमारा जो था कॉइल, सिंपल, कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर, और क्या था यहाँ पे, एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे गई होंगी, ऐसे गई होंगी, ऐसे गई होंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई होंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई होंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, अब ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी नो करंट इज द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्या था, व्हेन करंट सॉरी व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। पहला यही उनका ऑब्जर्वेशन था ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन, नोट करते चलेंगे मेरे साथ, व्हेन coil and magnet both are stationary, then there is no deflection, there is no deflection in galvanometer, deflection in galvanometer। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन, पहला तो जब दोनों स्टेशनरी थे तब तो कोनो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जब मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किए तब डिफ्लेक्शन होता था। दैट मीन जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाते थे तब डिफ्लेक्शन होता था, जब मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाते थे तब डिफ्लेक्शन होता था, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स or away from the coil, then galvanometer shows deflection, ओके। तीसरा ऑब्जर्वेशन, तो मैग्नेट को जो हम लोग पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं तब डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। सेम तरीके से मैग्नेट को स्टेशनरी रख के अगर हम लोग कॉइल को पास ले जाए या दूर ले जाए तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन हुआ था। सिमिलरली कीपिंग मैग्नेट stationary if coil is moved towards or away from magnet, then galvanometer shows deflection, so then also galvanometer shows deflection। ये तो उनका ऑब्जर्वेशन था। ये हम लोग यहीं पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, और when there is relative motion between coil and magnet,
coil and magnet, then also galvanometer shows deflection. galvanometer shows deflection. रिलेटिव मोशन का मतलब अगर हम लोग दोनों को ही मूव करा दें, है ना, इसको भी मूव कराएं इसको भी मूव कराएं, बट रिलेटिव मोशन दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिलेटिव मोशन जीरो हो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब भी क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय फैराडे। आप ऑब्जर्वेशन नोट करें, फिर हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। चलो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। ओके, जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया जल्दी से, चलो मिटा दें इसको। अब हम लोग क्या देखते हैं, रीजन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा लोग, रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन में निकाल दो, फिर मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा। ओके, रीजन क्या था भैया इसके पीछे, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है तभी क्यों ऐसा हो रहा है, ये रीजन है, और क्यों हो रहा है यही तो हम लोगों को पता लगाना है। तो आओ देखते हैं, आओ भैया देखते हैं। तो रीजन क्या था, हमने क्या बोला कि जब मैग्नेट को, अच्छा अभी बताओ सिंपली, ऐसे जब मैग्नेट रखा हुआ है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं। यस सर, बिल्कुल पास हो रही हैं। तो अगर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल से? हाँ सर, बिल्कुल लिंक्ड है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वो आप 12th में सीखोगे कैलकुलेट करना, अभी वहाँ पे जाना नहीं है हमको लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। तो सिंपली बताएं कि जब दोनों स्टेशनरी हैं तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल लिंक्ड है। क्यों, कैसे लिंक्ड है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से पास करेंगे, यानी कि इसके अंदर इस रीजन में भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ सर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। बट जब हम लोग इसको ऐसे स्टेशनरी रख रहे हैं तो क्या इसके अंदर फील्ड चेंज हो रहा है? नहीं। सॉरी, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी होंगी, मैं सिर्फ दो लेके ही बता रहा हूँ, क्योंकि दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं तो दो ही पास करेंगे। क्या फ्लक्स चेंज करेगा? नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, थोड़ा पास लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। दूसरा डायग्राम, अब मैग्नेट को मैं जब पास लेके आता हूँ तब क्या होता है, when magnet is brought near north, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकल गई थी, ये भी अभी इस कॉइल से निकलेगी, ये भी अभी इस कॉइल के अंदर से निकलेंगी, है ना, नॉर्थ साउथ। यानी कि ये दो तो पहले से जा ही रही थी ऐसे, अभी जो ऐसे निकल गई थी ये वाली लाइन, ये भी इसके अंदर से निकलेगी ऐसे, ये लाइन तो आएगी ऐसे नीचे से। तो बताओ फ्लक्स बढ़ गया कि नहीं, या सिंपल में बोलूं फ्लक्स चेंज हो गया कि नहीं? हुआ ना फ्लक्स। अभी चार मैग्नेटिक फ्लक्स, या सिंपली बोलो भाई, इस मैग्नेट को जब हम लोग और नजदीक लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अरे भाई बोलो ना, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। जब इस मैग्नेट को हम लोग और नजदीक लेके आएंगे तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ये वैल्यू चेंज होगी ना, तो ये वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, सिंपल। और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ। नो, करंट नहीं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और सर्किट क्लोज होने की वजह से इसमें करंट दौड़ गया, जिससे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। सिंपली समझ में आया कि नहीं? जब मैग्नेट ऐसे रखा हुआ था तो इसके अंदर सपोज फ्लक्स 4 था, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी तो फ्लक्स कितना था, 2। जब इस मैग्नेट को हम लोग और नज़दीक लेके आए तो ये जो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकल गई थी वो भी इसके अंदर से पास होंगी, तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इतना सपोज एज्यूम कर लो कितना हो गया, 4। तो 2 से 4 हुआ, चेंज हुआ कि नहीं? बढ़ा है, बट हम सिंपली बोले चेंज हुआ कि नहीं?
तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और यहाँ पे सर्किट क्लोज है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह सर्किट में करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या रीजन था हमारा? रीजन हो गया कि करंट क्यों आ रहा था। बस ये रीजन पता लगाने के बाद बिल्कुल साइंस के फील्ड में, फिजिक्स में क्रांति आ गई, पूरा रेवोल्यूशन आ गया, हम लोग करंट बनाने लग गए, है ना। और इस लॉ के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया जो आजकल आप सब लोग देख रहे हो, एसी करंट, ये सब इसी लॉ की देन है। अथवा जब भी अभी हम लोग डीसी करंट इन सब पे रिलायबल होते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती। तो समझ में आया। अब हम लोग मैग्नेट को दूर लेके जाए, जब मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तब भी यहाँ पे फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट दौड़ जाएगी, सर्किट क्लोज है। अगर सिंपली ऐसे दोनों स्टेशनरी रखे हुए हैं, ऐसे सिंपली स्टेशनरी रखे हुए हैं तो कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है, कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रही है, और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। समझे? समझे? तो रीजन क्या था? रीजन हमको रीजन चाहिए। रीजन कब इंड्यूस हो रहा है? जब सिंपल मैं बोलूं जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब इंड्यूस हो रहा है? नो, फ्लक्स, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है लिंक्ड विद द कॉइल तब मैग्नेटिक फील्ड, सब तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एंड दैट लीड्स टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, एंड ड्यू टू दैट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ओके, तो रीजन में मैं क्या लिखूंगा? रीजन में मैं क्या लिखूंगा? ओके, रीजन में मैं क्या लिखूंगा? when magnet is brought near the coil, okay, and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब हम लोग चाहे मैग्नेट को इसके पास लेके जाएं चाहे कॉइल को इसके पास लेके जाएं। ओके, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कॉइल एंड वाइस वर्सा, देन फ्लक्स linked with the coil changes, okay, and this change in flux induces EMF in the coil, and due to this induced EMF, current flows in the coil, and galvanometer shows deflection, ओके, समझ में आया? करंट डायरेक्टली इंड्यूस नहीं हो रहा भाई। अगर मैं पूछूं क्या करंट इंड्यूस हो रहा है? नो, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब भी, अगर मैं सिंपली बोलूं, जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी लिंक्ड कॉइल से तो क्या करंट इंड्यूस होगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई। अगर सर्किट क्लोज है तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगा, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मैं सिंपली बोलूं, अगर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको देना चाहिए, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट सर्किट में फ्लो करेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। बट फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, चलो, ये रीजन हो गया हम लोगों का, ये रीजन नोट कर लो। फिर हम लोग अब आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये तो उन्होंने रीजन पता लगा लिया, अब इसी को उन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, लॉ में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो, इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's law of electromagnetic induction.
Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. तो इसके दो पॉइंट हैं, ओके। आप लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? Whenever flux linked with a coil changes, then an EMF is induced in the circuit, in the coil, and if circuit is closed or coil is closed, then a current flow in the coil, that is known as induced current. Okay, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Whenever, first point, whenever flux, magnetic flux, sorry, whenever magnetic flux linked with the coil, with a coil changes, okay, whenever magnetic flux linked with the coil changes, then an EMF is induced in the circuit, okay. EMF is induced in the circuit, and if circuit is closed, then a current flows in the circuit, known as induced current, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपको क्या ध्यान रखना, इंड्यूस क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, डायरेक्टली करंट इंड्यूस नहीं होती है। जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगी और उस करंट को क्या कहते हैं हम लोग? इंड्यूस करंट। सिंपली मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं तुम लोगों को। अगर सिंपली मैं ऐसे रखूं, ये कोई कॉइल है, ओके, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कांस्टेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फाई। इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। यहाँ पे इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा बच्चा? ईएमएफ। इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। लेकिन क्या अभी सर्किट क्लोज है? नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होके रह जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होके रह जाएगा, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होके रह जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये सर्किट पूरी ऐसे क्लोज होती तब करंट फ्लो करता। अब वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा हम लोग निकालने से सीखेंगे उस डायरेक्शन, ठीक है, समझे? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। अगर मैं पूछूं व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, करंट ऑलवेज करंट इंड्यूसेस, ट्रू और फॉल्स? चलो जल्दी से बता दो। व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, ऑलवेज करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बता दो। बिल्कुल फॉल्स है भाई। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगी और उस करंट फ्लो जो हो रहा है उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। डायरेक्टली करंट इंड्यूस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, है ना। अच्छा भैया, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 5 वोल्ट, कितना है? वो दूसरे पॉइंट में बताता है, ओके। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं फैराडे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Okay, that means magnitude of induced EMF will be directly proportional to delta phi by delta O. इसको rate of change of flux, rate of
चेंज ऑफ फ्लक्स, या is directly proportional to delta phi by delta t. Okay, and it is also directly proportional to the number of turn of the coil. ओके, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईज होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ टर्न एन के. ओके, जल्दी से नोट करो इतना, फिर मैं मिटा देता हूँ. अच्छा, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ. ओके, तो इन दो चीज़ों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न. डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या है, इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. मॉड क्यों लिया हमने, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो डिपेंड करेगा फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है इन सब चीज़ों पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो ये चीज़ हो गया. जल्दी से नोट करो इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या था बच्चा, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या था ये, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, जल्दी से नोट कर लो, मिटा दें इसको. चलो, तो अगर मैं पूछूं कि अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज कर दें या नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दें. तो दोनों मेथड से हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन, हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, तो इसके आंसर क्या क्या है, पहला आंसर हो जाएगा हमारा आंसर में, फर्स्ट मेथड क्या, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न एन. ओके, दूसरा क्या आ जाएगा, बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ओके, इन दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, दो मेथड से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा सकते हैं. ओके, तो ये था हम लोगों का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस जो करंट इंड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. ओके, चलो, अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं. चलो, इसको मिटा दूं मैं. चलो, भैया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना. अभी हम लोग सिर्फ यही देखते हैं, क्वेश्चन. ओके, चलो, ये कोई कॉइल है, सिंपली ऐसे रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ. ओके, इसका V0 है. बताएं, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, EMF इज इंड्यूस्ड, ट्रू और फॉल्स बताना है. चलो, जल्दी से बता दो. हाँ, कॉइल रेस्ट पे ही है, कॉइल आप लोगों को रेस्ट पे एज्यूम करना. ओके, जल्दी से बता दो, ट्रू और फॉल्स. ये रेस्ट पे है, ये भी कॉइल भी रेस्ट पे, इसका भी V0 है. ओके, चलो, क्या होगा बच्चा लोग, जल्दी से बता दो. हाँ, क्या होगा हम लोगों का, ये फॉल्स होगा. क्या होगा हम लोगों का, फॉल्स, क्योंकि भैया दोनों रेस्ट पे हैं, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो
तो ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगा, है ना। चलो ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं इस कॉइल को, मैग्नेट को इधर की तरफ v स्पीड से मूव कराने लगूं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, क्या होगा, ट्रू होगा। इस बार क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, सेम तरीके से अगर मैं इसको इधर की तरफ मूव कराऊं v स्पीड से, तब भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, दोनों केस में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सर्कुलर कॉइल है ए, ये एक मैग्नेट है, दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, दिस कॉइल इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड दिस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं, ऑप्शन ए ईएमएफ विल इंड्यूस, ऑप्शन बी ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट 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 जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस, ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस। हमने क्या बोला था कि अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो हम क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। तो बताओ अगर मैं बोलूं इन दोनों का रिलेटिव मोशन क्या होगा, अगर मैं इसको b मान लूं तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यही रिलेटिव मोशन होता है, va माइनस vv, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो क्या रिलेटिव मोशन दोनों में हो रहा है, नहीं, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अरे भाई दोनों 5 से, ये भी 5 से उधर जा रहा है, ये भी 5 से उधर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है, रिलेटिव मोशन कहाँ, क्या जरूरी है, रिलेटिव मोशन, क्या जरूरी है, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलो सेमी क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बता दो, चलो जल्दी से बता दो। गुड, अभी क्या होगा, इंड्यूस होगा, अभी क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है ना, तो क्या है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, सिंपली बात है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिंपल सी बात। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब आते हैं सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से, अगर मैं बोलूं ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये भी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, चलो बताओ ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं, जल्दी से बताना, इंड्यूस होगा कि नहीं, दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस बिल्कुल होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे भाई ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं, रिलेटिव मोशन बताने की जरूरत है क्या, सिंपल बोलो, अगर मैं a मान लूँ इसको b मान लूँ तो रिलेटिव मोशन क्या, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू va माइनस vb, a उधर जा रहा है तो -10 माइनस b इधर जा रहा है तो +10, तो क्या आ जाएगा -10 माइनस 10 क्या आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स चेंज होगा, है ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों को सिर्फ इतना बताना इंड्यूस हो रहा है या नहीं, ये एक टेबल है, क्या है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई है और एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ जी एक्सीलरेशन से नीचे फॉल हो रहा है, जी एक्सीलरेशन से नीचे फॉल हो रहा है,
सर्कुलर कॉइल। ओके, चले बताएं। ऑप्शन ए EMF will induce, ऑप्शन बी EMF will not induce। EMF इंड्यूस होगा कि नहीं ये बताना, जल्दी से बता दो। चलो, क्या होगा? गुड, EMF इंड्यूस होगा। क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा? अरे भाई मैग्नेट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, कॉइल तो रेस्ट में था, रखा हुआ था सिंपली, ये नीचे रिलेटिव मोशन हो रहा है। यह सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे जब रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों में तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस हो रहा है? EMF इंड्यूस है। फ्लक्स कैसे चेंज हो? जब मैग्नेट यहाँ पे सपोज किसी स्टैंड पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो अभी सपोज इस इंस्टेंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे से ये मैग्नेट नीचे आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस कॉइल के अंदर से पास करेंगी। इस कॉइल के अंदर से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। चलो नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? अभी तक हम लोग देखा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, फिर देखा कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसका डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।